हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GK/SK। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से रिलेटेड मॉडल सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा मॉडल सेट नंबर 14 है। इससे पहले हम लोग 13 मॉडल सेट देख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2 सेकंड के अंदर। सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में तिलक नगर में है। कहाँ पे? नई दिल्ली तिलक नगर में है। तिलक नगर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के तहत। कब? कौन? आर्टिकल 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है, लोअर हाउस होता है। और लोकसभा को सन 1954 में हाउस ऑफ पीपल्स कहा गया था। क्या कहा गया था? हाउस ऑफ पीपल्स कहा गया था। और लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष अभी ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हैं। बात कर लेते हैं लोकसभा का आर्टिकल कौन सा आता है। तो लोकसभा का जो आर्टिकल है वो 81 है। लोकसभा का आर्टिकल 81 और राज्यसभा का आर्टिकल 80 है। लोकसभा 81 आर्टिकल से संबंधित है और राज्यसभा 80 आर्टिकल से संबंधित है। और राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय जनता। पंचायती राज व्यवस्था को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश दी थी। कितने स्तरीय? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने सुझाव दिया था। जिसके बाद 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत एक अधिनियम बनाया गया पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, और इसे 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया। और पंचायती राज से संबंधित अनुसूची 11 अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें 29 विषयों को जोड़ा गया है। पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन है? हमारा अनुसूची 11, जिसमें 29 विषयों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा से संबंधित हमारा आर्टिकल कौन है? तो आर्टिकल 80 जो है वो हमारा राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों तक होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इन बात को ध्यान रखेंगे। और जान लेते हैं राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होते हैं वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कितने सदस्य को? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नर यानी राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल के सलाह पर जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और बात कर लेते हैं राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन एक आपातकाल है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 356 के द्वारा लगाया जाता है। आर्टिकल कितने? तो आर्टिकल 356 के द्वारा लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं आपातकाल के बारे में। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल,
राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है हमारा राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और उसके बाद हमारा हो गया वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। यह अभी तक भारत में 3 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, दूसरी बार लगा था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान और तीसरी बार लगा था 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितने बार लगा है? 3 बार लगा है। किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 252 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध, दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी बार 1975 में भारत में आंतरिक अशांति के कारण। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग राष्ट्रपति शासन। यह अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया था और बहुत सारे राज्यों में बहुत बार लगाया जा चुका है। जबकि बात कर ले वित्तीय आपातकाल, जो कि आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, यह भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत सारी नॉलेज जरूर मिलेगी। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम लोग कैग भी बोलते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो कैग यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत करती है। बात कर लेते हैं अभी वर्तमान में हमारे कैग कौन है? तो राजीव महर्षि जी जो है वो वर्तमान में हमारे कैग है, यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लेकिन बात तो यह है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा जो होता है वो शक्तिहीन होता है। क्या होता है? शक्तिहीन होता है। यहाँ पे हमारा धन संबंधित है, यानी कि मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। मनी बिल किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 110 से संबंधित है। और मनी बिल संबंधित जो प्रावधान है वो हमारा लोकसभा से शुरू होता है। कहाँ से? लोकसभा से शुरू होता है। और राज्यसभा इसमें शक्तिहीन होता है। राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा मनी बिल को 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन उसके बाद जो विधेयक होते हैं वो पुनः पारित हो जाती है। अगला देख लेते हैं हम लोग, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब जान लेते हैं अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो अर्थव्यवस्था से हमारा किसी भी देश की आर्थिक कमाई से मतलब होती है। अर्थव्यवस्था कहने का अर्थ आखिर हम जो भी काम करें उससे हम पैसा अर्न करें, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, समाजवादी, मिश्रित, और एक होता है आपका प्राइवेट सेक्टर से होता है, उसको कहते हैं पूंजीवादी। क्या होता है? पूंजीवादी। समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पे केवल गवर्नमेंट का आधिपत्य हो। क्या हो? केवल गवर्नमेंट जहाँ पे निर्णय लेते हों। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में टोटल जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होता है? प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। लेकिन बात कर ले मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चल योजना यानी रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ प्रश्न है हमारा रोलिंग प्लान के बारे में। तो इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 3 दोनों। एक हमारा क्या कह रहा है, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट पेश की जाती है। इसमें जो हमारा रोलिंग प्लान होता है वो 1 वर्ष के लिए तय किया जाता है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जा सकता है। जो रोलिंग प्लान है वो 1 वर्ष के लिए ही लागू होता है, लेकिन इसमें यह एडवांटेज है कि हम लोग इसमें पिछली गलती से सीख करके दूसरी
बार जब हम इसको लागू करते हैं उसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे सुधार होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? व्यापार करने की सुविधा सूचकांक, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वो व्यापार करने की सुविधा सूचकांक को जारी करता है। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक को हम लोग बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या बोलते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 190 देशों के रैंक को निकाला जाता है। बात कर ले 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 2019 में 190 देशों में से भारत की रैंकिंग 63वां था। भारत की रैंकिंग 63वां था। इसे ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक मछली पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती है। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी? तो कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी? कोलकाता। और बात कर लेते हैं इसके सीएम की, तो सीएम कौन हो जाएंगे? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सीएम हो जाएंगे, ममता बनर्जी। और इनके गवर्नर हो जाएंगे जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न देखते हैं, राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों से जोड़ता है? NH8 किन किन नगरों को जोड़ती है? NH8 नेशनल हाईवे 8 किन किन नगरों को जोड़ती है? सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली और मुंबई को। नेशनल NH जो 8 है वो दिल्ली और मुंबई को जोड़ती है। NH8 दिल्ली से आरंभ करके जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद और बड़ौदा होते हुए मुंबई को जोड़ती है। कहाँ से? तो दिल्ली से होते हुए जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद और बड़ौदा होते हुए मुंबई को जोड़ती है। अगला प्रश्न, बम्बई एवं थाने के मध्य में सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन को चलाई गई थी? सबसे पहली किस सन को चलाई गई थी? सही तो हो जाएगा 1853 में। बम्बई और थाने की जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वो 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। अगला प्रश्न, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा पेराम्बू। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बू चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बू चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री क्या करती है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रेल कोचेज का निर्माण करती है। क्या करती है? रेल कोचेज का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल कहाँ पर स्थित है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल भेल कहाँ पे स्थित है? भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम झील है? निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम झील है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयसमंद। जयसमंद झील जो है वो एक कृत्रिम झील है। जयसमंद झील क्या? तो एक कृत्रिम झील है। बात कर ले जयसमंद झील की, तो जयसमंद झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है? यह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान के उदयपुर में, यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और इसकी जो निर्माण करवाए थे, तो माना जाता है कि इनका निर्माण राजा जयसिंह ने 1687 से 1691 ईस्वी के आसपास में करवाया था। 1691 ईस्वी के आसपास में करवाया था। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो आपको बताना है कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? सही उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। बात कर लेते हैं सिंधु की सहायक नदी की, तो सिंधु की 5 बड़ी सहायक नदियां हैं। वो कौन कौन है? तो चिनाब, ब्यास, झेलम, रावी और सतलज। ये 5 नदियाँ सिंधु की सहायक नदी है। कौन कौन? चिनाब, ब्यास, झेलम, रावी और सतलज। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है वो सबसे पुराना है।
और अरावली पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो अरावली पर्वत हमारे राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? हजरत ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा गुड फ्राइडे को। ईसा मसीह को सूली पर गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था। और किसके द्वारा? तो इन्हें रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा सन 33 ईस्वी में चढ़ा दिया गया था। सन 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। ईसा मसीह के से संबंधित धर्म कौन सा है? तो ईसाई धर्म है। ईसा मसीह संबंधित कौन सा धर्म है? तो ईसाई धर्म है। और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है? तो बाइबल होता है। क्या होता है? बाइबल होता है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो बाइबल है। अगला प्रश्न, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर हो जाएगा भारत। शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में हुआ। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है और अधिक से अधिक 2 अलग अलग कार्यों के लिए भी दिया जा सकता है। क्या? तो 3 लोगों को और 2 डिफरेंट कार्य के लिए भी एक नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। बात कर लेते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। आखिर नोबेल पुरस्कार दिया किसके याद में जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन के रसायनज्ञ अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। आखिर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में क्यों दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसलिए उनके याद में 1901 से नोबेल प्राइज़ को शुरू किया गया था। और शुरुआत में नोबेल प्राइज़ 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरुआत में नोबेल प्राइज़ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वो कौन कौन से थे? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन होता है। क्या होता है? मेडिसिन। उसके बाद आपका लिटरेचर और पीस। इन 5 क्षेत्रों में बेसिकली दिया जाता था। लेकिन सन 1967 के बाद से इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा। सन 1967 से इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा। और दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे 2020 के नोबेल प्राइज़ पर वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के आई बटन पे भी हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, जहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषदों की रचना। उपनिषदों की जो रचना है वो सबसे पहले घटित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, जिन्हें चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को 322 ईसा पूर्व में युद्ध में पराजित करके मगध की राजगद्दी पर बैठे और मौर्य वंश की स्थापना किए थे। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन बना? तो बृहद्रथ बना। कौन बना? बृहद्रथ बना। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ बना। अगला प्रश्न, शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? शुंग राज्य के संस्थापक। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश का राजधानी क्या था? तो विदिशा थी। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शक काल का आरंभ कब हुआ? शक काल का आरंभ कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 ईस्वी में। कब हुआ? 78 ईस्वी में। शक काल जब कुषाण शासक बने। कौन? कनिष्क जब कुषाण के गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? 78 ईस्वी में। उस समय 78 ईस्वी में इन्होंने कुषाण की गद्दी पर बैठे जब इन्होंने
शक संवत की शुरुआत की थी। क्या किया था? शक संवत की शुरुआत किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, कनिष्क एक था, क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क एक कुषाण शासक था। अगला प्रश्न, गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 320 ईस्वी में। गुप्त राज्य की स्थापना 320 ईस्वी में हुई थी। बात कर लेते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो गुप्त वंश की जो स्थापना किए थे, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किए थे, श्री गुप्त ने किए थे। और कब किए थे? तो 290 ईस्वी में। श्री गुप्त ने 290 में ईस्वी में किए थे। उसके बाद इनके पुत्र घटोत्कच आते हैं। श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच मगध की गद्दी पर बैठते हैं, और मगध की गद्दी पर घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं, जो कि 320 ईस्वी में बैठते हैं। और इन्हीं को, चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा 320 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1469 में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक जो थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे। क्या थे? सिखों के प्रथम गुरु। और गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। और गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति 1496 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1496 को हुई थी। और गुरु नानक जी ने लंगर व्यवस्था की भी शुरुआत किया था। क्या किया था? लंगर व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। और आखिर में इनकी मृत्यु हो जाती है 1539 में। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1539 में। 1469 में इनका जन्म हुआ और 1539 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजापुर में आदिल शाह का राज्य। बीजापुर में आदिल शाह का जो नींव डाली थी, आदिल शाह ने बीजापुर की जो नींव डाली थी वो 1489 से 90 में डाले थे। कब डाले थे? 1489 से 90 में। नेक्स्ट बात करते हैं अहमदनगर की जी नींव जो रखी थी, अहमदनगर की जो नींव रखी निजाम शाही राज ने वो रखी थी। कब? तो यह रखा था 1400, यह जो रखा था वो 1490 में रखा था। कब रखा था? 1490 में रखा था। और पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो 1510 में। कब किया गया था? 1510 में किया गया था। और कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1518 में। तो सबसे पहले क्या हुआ हमारा? 1489 से 90 में बीजापुर में आदिल शाह का राज्य। यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। किसकी हार हो जाती है? तो इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। उसके बाद पानीपत का सेकेंड युद्ध 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और किनके बीच? तो अकबर वर्सेज हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच? अकबर वर्सेज हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू की हार हो जाती है। अगला बात कर लेते हैं पानीपत के थर्ड युद्ध के बारे में। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किनके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हो जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यह हमारा प्रश्न साइंस का है। बीच के मैथ वगैरह क्वेश्चन हम हटा दिए हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है हमारा, पानी का अणुभर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 AMU। अब देख लेते हैं आखिर कैसे। तो पानी का जो अणुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। हाइड्रोजन का अणुभार कितना? तो 1 × 2। और ऑक्सीजन का अणुभार हमारा होता है 16, 16 × 2 = 18, यानी 18 AMU। AMU होता है हमारा एटॉमिक मास पर यूनिट। AMU का क्या होता है? एटॉमिक मास पर यूनिट। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
सही उत्तर हो जाएगा 4। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। आखिर क्यों? तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s2 2s2 2p4 2p4। तो इसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 4 है, और यही 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो संयोजकता का काम करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। अगला प्रश्न, कौन सी ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? यानी निम्न ऑप्शन में कौन सा है जिसे हम लोग ठोस बर्फ, शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। बात कर लेते हैं एलपीजी के, तो एलपीजी को हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में जो होता है वो 3 गैस मुख्यतः होते हैं। क्या होते हैं? 3 गैस, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन 3 प्रकार की गैस से मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और बात कर लेते हैं कि एलपीजी में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, वो किसके कारण होती है? तो मिथाइल मर्केप्टॉन के कारण होती है। किसके कारण? मिथाइल मर्केप्टॉन कारण। इन सभी को ध्यान रखें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाली है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न, अच्छे लेवल के प्रश्न है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818 को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे सभी के क्या है? तो परमाणु संख्या समान है, यानी वो हो जाएंगे हमारे समस्थानिक। क्या हो जाएंगे? समस्थानिक। समस्थानिक कहने का अर्थ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में परमाणु संख्या समान होता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। जैसे भिन्न भिन्न है ना, 16, 17, 18 अलग अलग है। और एक होता है आइसोबार। क्या होता है? आइसोबार। आइसोबार कहने का अर्थ होता है समभारिक, जिसका भार समान हो। तो आइसोबार में आपका हो जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होगा, जबकि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा। और एक होता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या होता है? समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक में आपको न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। समन्यूट्रॉनिक में क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है क्रिप्टन 3686 और रुबिडियम 3787 को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों में हमारा क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, इसलिए हम लोग सम न्यूट्रॉनिक किसे कहेंगे। इन दोनों में क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या समान है। देखिए यहाँ पे 86 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 87, यहाँ पे 37 है। ध्यान देंगे, अगर 86 में से 36 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 50, और 87 में से 37 घटाएंगे तो भी हमारा हो जाता है 50। और आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन या परमाणु संख्या प्लस में न्यूट्रॉन का योग होता है। तो यह तो हमारा परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन को जोड़ने पे हमारा आता है 86, यानी कि हमारा न्यूट्रॉन का मान कितना है? 50, और न्यूट्रॉन का मान 50। तो दोनों में क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए हो गया हमारा सम न्यूट्रॉनिक। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सम न्यूट्रॉनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूक्लियॉन का सामान्य नाम किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, यानी न्यूक्लियॉन्स को जो बांधे रखता है, वो मेसॉन बल होता है। कौन होता है? मेसॉन बल। मेसॉन बल जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखता है। और इस मेसॉन बल की खोज किसने की थी? तो मेसॉन बल की जो खोज की थी वो यूकोवा ने की थी। किसने? यूकोवा एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक आवेश को वहन करता है। बीटा कण क्या करता है? ऋणात्मक आवेश को वहन करता है। अब बात कर लेते हैं बीटा कण की। तो अल्फा, बीटा, गामा ये सभी जो है वो रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ जब अल्फा, बीटा, गामा को उत्सर्जित कर देते हैं तो अंततः सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं?
शीशा में। यह ऐसा नहीं कि हम ऐसे कुछ बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब रेडियो एक्टिव तत्व अपने आप को पूरी तरह से उत्सर्जित कर देते हैं अल्फा बीटा गामा में, तो वो क्या बन जाते हैं, वो पूर्णतः शीशा बन जाते हैं। बात कर लेते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ कितने कितने, तो अल्फा बीटा गामा को निष्कासित करते हैं। तो अल्फा जो होता है वो, अल्फा कण जो होता है वो धनात्मक होता है। अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण आपका धनात्मक होता है, जिसके उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 की कमी, परमाणु संख्या में 2 की कमी, जबकि परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। तो अल्फा कण हमारा हो गया। अब बात कर लेते हैं बीटा कण की। तो बीटा कण जब उत्सर्जित होता है तो परमाणु द्रव्यमान में क्या हो जाता है, 1 की कमी आ जाती है। 1 की क्या आ जाती है, वृद्धि होती है, कमी नहीं वृद्धि होती है। 1 की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या में क्या होता है, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। इसलिए क्या करता है, तो ऋणात्मक आवेश वहन करता है। आगे बात कर लेते हैं गामा किरण की। तो हमारा जो गामा किरण होता है वो उदासीन होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। यहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, कितना होता है, 9.1 गुने 10 के पावर 31 kg जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। बात कर ले इलेक्ट्रॉन की खोज किन्होंने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। किन्होंने किया था, जे थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है। कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है माइनस में। आगे बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन का जो खोज किए थे वो 2 लोगों का नाम आता है, एक गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। तो जो भी नाम हो, दोनों एक साथ कभी नहीं आपको मिलेंगे, तो जो भी नाम हो उसको टिक कीजिएगा, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। और जो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। कितना होता है, प्लस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है। बात कर ले इसके द्रव्यमान की। तो इसका द्रव्यमान होता है 1.672 गुने 10 के पावर 27 kg, गुने 10 के पावर 27 kg -27 kg। कितना होता है, 1.672 गुने 10 के पावर -27 kg। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किन्होंने किया था, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता। जिस प्रकार हमारा गामा किरण होता है उसी प्रकार इस पर भी कोई आवेश नहीं होता। और बात कर ले इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान हमारा प्रोटॉन के सापेक्ष यानी उसी के आसपास है, 1.675 गुने 10 के पावर -27 kg, 10 के पावर -27 kg। तो कंप्लीट है। अगला प्रश्न को देखते हैं, सजावटी पौधा है। तो आपको बताना है कि इनमें से सजावटी पौधा के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो हो जाए कैटेक्स। कैटेक्स एक प्रकार का सजावटी पौधा है। अगला प्रश्न, औषधि पौधा है। निम्न में से कौन औषधि पौधा है। तो हो जाएगा नीम। नीम जो है वो औषधि पौधा है। अगला प्रश्न, खाद्य उत्पादक पौधे हैं। खाद्य उत्पादक यानी ऐसा उत्पादन करते वो जिसे हम खा सकते हैं। तो सही तो हो जाएगा हमारा मकई। मकई जो है वो खाद्य उत्पादक पौधा है। अगला प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। तो इसका सही तो कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण की कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका की जो खोज किए थे वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उन्हें एक डेड सेल दिखा था जिन्होंने कोशिका का नाम दिया। और कोशिका का जो पावर हाउस होता है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है। सूत्रकणिका नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। यह समझ में आ गया होगा। और बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश आती ही नहीं। सूत्रकणिका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूत्रकणिका का जो कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है वो ऊर्जा उत्पादन करने का होता है। क्या करता है, वो ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस। अगला देखते हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को ही बहुत से जगह पे डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। क्या कहता है? डिंब वाहिनी। और इसका इंग्लिश शब्द होता है फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में दे दे अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब और डिंब वाहिनी तो घबराइएगा मत, तीनों एक ही आंसर हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? मेरुदंड से कितनी जोड़े तंत्रिका तंत्र निकलती है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर हो जाएगा 33। मेरुदंड से 33 जोड़े कोशिका तंत्रिका तंत्र निकलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सही उत्तर हो जाएगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन केंद्र माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन केंद्र मेरुदंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका वनस्पति उत्पादन में उसके तने से होता है? वनस्पतिक उत्पादन किससे होता है? तना से होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आलू। आलू का जो उत्पादन है वो तना से होता है, यानी कि आलू एक प्रकार का रूपांतरित तना है। आलू क्या है? तो रूपांतरित तना का भाग है। रूपांतरित तना के बारे में बात कर लेते हैं। तो आलू जो होता है वो आलू अदरक और प्याज, आलू अदरक और प्याज ये रूपांतरित तना के भाग होते हैं। आगे देख लेते हैं रूपांतरित जड़ का भाग। जड़ का रूपांतरित भाग कौन है? तो मूली, गाजर और शकरकंद। मूली, गाजर और शकरकंद रूपांतरित जड़ के फल हैं। अगला प्रश्न, कोशिका में द्रव के आने जाने को नियंत्रित करता है? कोशिका में द्रव के आने जाने को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका में कोशिका के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली करता है। सजीवों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पेड़ पौधों में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न, राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का होता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन को नियंत्रित करता है? रक्त संचालन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा का कार्य श्वसन एवं रक्त संचालन को नियंत्रित करना होता है। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टिक दाब Hg में कितना होता है? Hg के mm में कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा डायस्टिक दाब होता है 80 और हमारा 120। कितना हो जाता है? 120/80, जिसमें से नीचे वाले 80 वाले को हम कहते हैं डायस्टिक बोला जाता है। अगला प्रश्न, कौन से रंग की किरण की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होता है? क्या होता है? द्रुततर होता है, यानी बहुत तीव्र होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा नीले रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो रंग में ही अधिकतर होती है ज़्यादातर। का वो कौन होती है? लाल और नीले में। और बैगनी में कम होती है। बैगनी में सबसे कम होती है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बात कर लेते हैं डायनमो की। तो डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बात कर ले हैं लाउड स्पीकर की। लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। बात कर ले माइक्रोफोन की। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बात कर लेते विद्युत बल्ब की। तो बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
आगे आ गया हमारा हिंदी का प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर का गद्यांश आपका रहने ही रहने वाला है। और गद्यांश को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, गद्यांश को सबसे पहले उसके प्रश्नों को पढ़िए और उससे अच्छे से समझिए, उसके बाद गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग गद्यांश के क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, संसार में तांबा निम्नलिखित में से किस देश में नहीं पाया जाता। अब यह ध्यान में रखेंगे हम, और चेक जब गद्यांश पढ़ेंगे तो उस समय हमारे दिमाग में चलता रहेगा कि हमें कौन कौन से आंसर बताने हैं। अगला है हमारा, मिट्टी में सामान्यतः कितना तांबा होता है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताए, तो शीर्षक क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। अगला, गद्यांश में प्रयुक्त विज्ञानी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। और आगे है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द झारखंड कौन सी संज्ञा है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश को ध्यान से सुनेंगे या फिर खुद भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। गद्यांश से हमारा, पृथ्वी की खनिज संपदा का पता लगाने के लिए भूविज्ञानी बड़े ध्यान से चट्टानों का अध्ययन करते हैं। वे जमीन की सतह में छेद करके या बर्मा चलाकर भीतरी छिपी खनिज संपदा का पता लगाने की चेष्टा करते रहते हैं। अब खनिजों का पता लगाने के लिए विमान द्वारा भू सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण करने वाले विमानों में अति सुग्रामी चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय और रेडियोधर्मी यंत्र लगे होते हैं। रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व लगे रहते हैं। हवाई उड़ानों के समय एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर ये संयंत्र भूमि के भीतर गहराई में दबी चट्टानों की प्रकृति, संगठन और घनत्व आदि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इनकी सहायता से भूमि के भीतर तरह तरह के खनिजों का अनुमान लगाया जाना संभव हो पाता है, सरल हो पाता है। ऐसे सर्वेक्षणों में हमारे देश तांबे जैसे खनिज की संभावित विशाल भंडारों को खोज निकालने में सहायता की है। विश्व में तांबा का सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विश्व में तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में, खासकर वहाँ के मशीगन, एरिजोन और उटाह राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद चिली, जाम्बिया, जायरे, सोवियत रूस, स्पेन, मैक्सिको में उत्पादन किया जाता है। और भारत में इसके भंडार कहाँ कहाँ हैं, तो भारत में इसकी प्रमुख खानें राजस्थान की खेतरी, कोलिहन, चांदमारी, दीरब में है। और झारखंड के सिंहभूमि, राखा, मुसबानी, घाटशिल, धोबनी, बेदिया, केंदाडीह और हजारीबाग में है। और आगे है हमारा आंध्र प्रदेश के अग्निगुंडला और अनंतपुर क्षेत्र में तथा कर्नाटक के हासन और चित्रदुर्ग क्षेत्र में है। मलंज खंड यानी मध्य प्रदेश में जितना तांबा कूटा गया था अब उससे भी अधिक मिलने लगा है। इनके अतिरिक्त अन्य जगहों में भी तांबे के भंडार मिलने की संभावना है। आगे बात करते हैं, जिस प्रकार दक्षिण भारतीय रसोइये चावल और उड़द की दाल को रगड़े में डालकर पीसते रगड़ते हैं, उसी तरह यहाँ की विशालकाय मशीन बड़े बड़े पत्थरों को मिनटों में चूरा बना देती है। उस चूरे को कन्वेयर बेल्ट की सहायता से बड़े बड़े चलनी में डालकर चाला जाता है, जैसे कोई विशाल चलनी आटा या दलिया को चालती है। पत्थर के आकार के हिसाब से अलग अलग मशीनों में उन्हें पीसकर सीमेंट के गारे की सी शक्ल प्रदान की जाती है। विशालकाय हौजों में गारे जैसी वह लेई दाल की भांति पकती है, जैसे कि दही मथकर मक्खन निकाला जा रहा हो। इस प्रक्रिया के बाद ही तांबा मिट्टी से अलग हो पाता है। और इस मिट्टी में सामान्यतः केवल 2% तांबा होते हैं। कितने, इस मिट्टी में केवल 2% तांबा होता है। कहीं की मिट्टी में तो केवल 1.5% तांबा ही प्राप्त होती है। इस तांबे को सहेज कर बाकी पक्षोरण मिट्टी को फेंक देते हैं। प्रतिवर्ष 19 लाख टन वजन वाली इस पक्षोरण मिट्टी को फेंकने के लिए जलंज खंड में जो व्यवस्था है वैसी भारत में अन्यत्र कहीं नहीं है। तो चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, संसार में तांबा निम्नलिखित में से किस देश में नहीं पाया जाता। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा हमारा, ईरान। अभी हम लोग गद्यांश पर उसमें ईरान का जिक्र नहीं था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ईरान। अगला प्रश्न, मिट्टी में सामान्यतः कितना तांबा होता है, तो कितना, 2% तांबा होता है। गद्यांश को ध्यान से सुने होंगे तो आप सॉल्व कर पा रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शीर्षक क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु हमारा क्या है? तो तांबे की खान के बारे में। क्या है? तांबे की खान के बारे में। अगला प्रश्न, गद्यांश में प्रयुक्त विज्ञानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो बाद में लगता है, सूत्र हो जाएगा ई। ई जो है वो प्रत्यय है। अगला प्रश्न सॉरी, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द झारखंड कौन सी संज्ञा है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। झारखंड जो है व्यक्तिवाचक है। किसी भी व्यक्ति वस्तु और जगह के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो झारखंड क्या है? किसी विशेष जगह का नाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। यह क्या है? शुद्ध वाक्य है। आगे है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा संघर्ष करना। लोहे के चने चबाना मतलब संघर्ष करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में से कोई भी किसी का भी वर्तन ही सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? पर्यायवाची माने उन्हीं के जैसा, उन्हीं के समानार्थी। तो सही उत्तर हो जाएगा अरविंद। अरविंद जो है वो कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, संधि शब्द का संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? संधि शब्द का संधि विग्रह सही उत्तर हो जाएगा समधरधि। समधनधि बराबर संधि। समधनधि बराबर संधि। अगला प्रश्न, व्यतिक्रम शब्द का पर्याय है। व्यतिक्रम शब्द का पर्याय है। तो सही उत्तर हो जाएगा शिष्टता। व्यतिक्रम का जो पर्याय है वो शिष्टता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस शब्द में समास है? निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राजा अध्यक्ष यानी राजा का अध्यक्ष, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजा रानी दोनों का महत्व, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा। और यथाशक्ति, यथा, अथा, मर, हर, भर, मर, अनु, ये सभी जो है वो आपको अव्ययभाव समास को हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अव्ययभाव समास। तो वो तीनों हैं। अगला प्रश्न, नदी शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। नदी शब्द का जो पुल्लिंग हो जाएगा वो नाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नद। अहिर शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। सही उत्तर जगह अहिरन। स्त्रीलिंग शब्द का जगह अहिरन। कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो कर शब्द का बर्फ जो है वो अर्थ नहीं है। आर्द्र शब्द का विलोम होता है शुष्क। आर्द्र शब्द का विलोम क्या होता है? शुष्क होता है। तामसिक का क्या विपरीतार्थक शब्द होता है? तो सात्विक। तामसिक का सात्विक। वह गंदगी से घृणा करता है में से क्या है? तो से हमारा आपादान कारक है। से क्या है? आपादान कारक है। अगला है, सोहन मकान के भीतर में है। सोहन मकान के भीतर में है, कौन सा कारक परसग है? तो सही हो जाएगा आपादान। आपादान संपर्क, आपादान कारक परसग है। अगला प्रश्न है, मुझे पत्र नहीं लिखा जाता। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, सही हो जाएगा कर्मवाच्य है। यहाँ पे क्या है? कर्मवाच्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। इंग्लिश में पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।